गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियो आते हैं या यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेज होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपने जो वर्तमान समय में इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के काल में भी अपनी जो ऑनलाइन क्लास है या अपनी ऑनलाइन तैयारी है उसको अनवरत जारी रख सके। हम प्रीवियस वीडियो में मनु की विदेश नीति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परराष्ट्र संबंधी, मनु के परराष्ट्र संबंधी नीति या विदेश नीति कर सकते हैं हम। उसके प्रमुख दो सिद्धांत पढ़े थे हमने। एक तो मंडल सिद्धांत, जिसकी हमने पिछले में 12 राज्यों का वर्त उसका हमने है वो अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरी है वो 60 गुणे नीति। 60 गुणे का मतलब होता है 6 लक्षणों वाली नीति। तो दूसरा सिद्धांत है प्रमुख 60 गुणे नीति। किसका है ये? परराष्ट्र, दूसरे राष्ट्रों से या विदेश है उनसे हमारे संबंध किस प्रकार से होंगे उससे संबंधित है। और ये 6 सिद्धांत है: संधि, समझौता करना, विग्रह, युद्ध करना, यान, वास्तविक आक्रमण है, आसन, तटस्थ या उदासीन रहना, द्वैधी भाव, 2 प्रकार की नीतियां अपनाना, और संशय, बलवान का क्या लेना? आश्रय लेना। 60 गुणे नीति, 60 गुणे नीति का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। पूछ ले 60 गुणे नीति है, इसका अर्थ क्या है? 6 लक्षणों वाली नीति है। 6 जिसमें लक्षण हो, जिसकी 6 प्रकार हो, वो कौन सी नीति है? 60 गुणे नीति है। 60 गुणे नीति के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। 60 गुणे नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक समझ। 60 गुणे नीति है ये वैदेशिक, हमारे विदेशों से किस प्रकार से संबंध होंगे, वैदेश नीति कह सकते हैं हम इसे। तो वैदेशिक संबंधों से वैकल्पिक या विकल्प चयन की नीति है कि भाई संधि से काम लेना है, विग्रह से लेना है, यान से लेना है, आसन से लेना है, या द्वैधी भाव या संशय से लेना है। तो विकल्पों का चयन है ये। मनु राजा को परामर्श देता है कि परिस्थितियों पर विचार पूर्वक विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ 6 स्थितियाँ हैं, अन्य राज्यों के साथ जो ये 6 स्थितियाँ हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार अलग अलग क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार ये 6 प्रकार है, इनका क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। जिसके परिस्थिति अनुकूल हो उसी नीति को चुनना चाहिए। 60 गुणे नीति के 6 लक्षण या स्थितियां हैं। और अब इसमें सबसे पहले है संधि। तो संधि में है राजा के किसी भी राज्य के साथ, संधि में किसी भी राज्य के साथ क्या करने चाहिए? मैत्री संबंध स्थापित करनी चाहिए। क्या करने चाहिए? मैत्री मतलब मित्रता से, या हम संधि को बोल सकते हैं समझौता। आपस में बातचीत से, सुलह से, सहयोग से जो वार्ता होती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इसी मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि नाम दिया है। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? पूछ ले। मनु ने संधि के कितने प्रकार बताए हैं? तो मनु ने संधि के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। पूछ ले, मनु ने संधि के कितने प्रकार बताए हैं? कितने बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। एक है समान कर्मा संधि, एक है समान कर्मा संधि, और दूसरी है असमान कर्मा संधि। मनु ने संधि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार बताए हैं। एक समान कर्मा संधि और दूसरी असमान कर्मा संधि। समान कर्मा संधि में क्या होता है? समान व्यक्तियों के बीच, समान व्यक्तियों के बीच जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? समान संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समान कर्मा संधि कहते हैं। और असमान कर्मा संधि, असमान कर्मा संधि है असमान शक्तियों के बीच या असमान व्यक्तियों के बीच, असमान शक्तियों के बीच या असमान व्यक्तियों के बीच। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। संधि के मनु कितने प्रकार बता रहा है? 2 प्रकार। एक समान कर्मा संधि और दूसरी असमान कर्मा संधि। जो समान कर्मा संधि है ये समान व्यक्तियों के साथ, या समान जो व्यक्ति कह सकते हैं हम, या समान शक्तियां कह सकते हैं, एक ही बात है। समान शक्तियों के बीच में जो संधि होती है वो कौन सी है? समान कर्मा संधि। और असमान कर्मा, जो असमान व्यक्तियों या शक्तियों के मध्य जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? असमान कर्मा संधि कहते हैं। विग्रह, विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। विग्रह का, पहले हम संधि या समझौता करते हैं, सहयोग से काम लेते हैं। दूसरा क्या आ गया? विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से
विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राज्य की सभी स्थितियां क्या हो, अनुकूल हो। विग्रह मतलब युद्ध, हमारे को तभी युद्ध की नीति को अपनाना चाहिए जब हमारे को लगे कि सभी परिस्थितियां वो हमारे अनुकूल है, राज्य के अनुकूल है, राज्य के लिए सहयोगी है, और अब हम अगर युद्ध करते हैं तो हमारी क्या होगी, विजय होगी। अपनाया जाना चाहिए। मनुस्मृति में विग्रह के 2 भेद बताए। अब मनुस्मृति में विग्रह के भी कितने भेद बताते हैं, भाई पूछ ले, मनुस्मृति में विग्रह के कितने भेद बताए गए हैं? तो मनुस्मृति में विग्रह के कितने भेद बताए गए हैं? मनुस्मृति में विग्रह के 2 भेदों की चर्चा की गई है। एक तो है शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए, ये प्रथम रूप है। पहला पक्ष है, उसमें शत्रु की जो कमजोरियाँ हैं उसे शत्रु की कमजोरियों का पता लगाना, शत्रु की कमजोरियों का क्या लगाना, पता लगाते हुए शत्रु पर क्या करना, आक्रमण करना। शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाना, तो ये पहला रूप है। दूसरा रूप है जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में, अगर हमारे किसी मित्र पर किसी ने आक्रमण किया है, मित्र पर हमने जब मंडल सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें 12 राज्यों का एक वर्त पढ़ा था, तो हमारा जो सामने वाला राज्य है, पड़ोसी राज्य क्या होता है, शत्रु होता है, उसके पड़ोसी क्या होता है, मित्र होता है। तो मित्र राज्य पर अगर किसी ने आक्रमण किया है तो उस पर हम प्रतिकार लेते हैं, तो वो ये 2 प्रकार का क्या बता रहा है, विग्रह या युद्ध है, वो 2 प्रकार के बता रहा है। पहला तो है शत्रु की कमजोरियों का प्राप्त करना, और दूसरा है जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह या युद्ध को अपनाना। तीसरा है यान, और यान का जो अर्थ है वो क्या होता है, वास्तविक आक्रमण। यान का काफी बार जो पूछा गया क्या अर्थ होता है, तो यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। और ये क्या होता है, विग्रह और यान में इस तरह का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे हैं। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे तथा उसे विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष है वो निर्बल स्थिति में है। यान या हम आक्रमण तभी करेंगे जब हमारे को लग जाए कि हमारा जो शत्रु है वो हमारे से क्या है, निर्बल है, हमारे से कमज़ोर है, और हम अगर आक्रमण करेंगे तो शत्रु हमारा कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा और हम उसे क्या कर देंगे, हरा देंगे, हमारी बात उसे मनवा लेंगे। तब हमारे को क्या करना चाहिए, वास्तविक आक्रमण करना चाहिए। मनु ने यान के भी 2 भेद बतलाए हैं। एक है जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर, एक तो है जब शत्रु जो है उसके पास क्या है, आपत्तिग्रस्त, मतलब शत्रु राज्य है उसके ऊपर क्या आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं। यान के भी 2 भेद बता रहा है। एक तो बता रहा है कि शत्रु है वो अगर आपत्तिग्रस्त हो, शत्रु पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं हो तब है, और दूसरा है जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो और मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे। दूसरा है जब खुद वो समर्थ ही नहीं है, हमारे राज्य के मुकाबले असमर्थ हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार 2 प्रकार की संधि बता रहे हैं, 2 प्रकार के विग्रह बता रहे हैं, 2 प्रकार के वास्तविक आक्रमण मतलब यानी यान बता रहे हैं। चौथा है आसन। आसन का मतलब होता है तटस्थ या उदासीन रहना। आसन अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। आसन है वो अल्पकाल मतलब थोड़े समय के लिए, आसन है वो अल्पकाल के लिए या थोड़े समय के लिए। आसन तटस्थ या उदासीनता, आसन है वो अल्पकाल के लिए या थोड़े समय के लिए अपनाई जाने वाली नीति है। आसन को अपनाने का उद्देश्य है शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। आसन का मतलब यही है कि शत्रु को क्या रखना, शांत रखना। अगर हमारे पास अभी ताकत नहीं है तो शत्रु को शांत रख दो और शक्ति अर्जित करो ताकि भविष्य में हम उसका क्या कर सके, मुकाबला कर सके। आसन के भी 2 रूप बताए हैं। पहला है सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर। आसन भी 2 प्रकार बता रहे हैं। पहला है सेना या कोष का मतलब खजाना, ये क्षीण का मतलब क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या हमारे पास या तो सेना कमज़ोर है या सेना है नहीं, बहुत कम सेना है, या हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए कोष खजाना भी नहीं है। तो पहला हो गया आसन का पहला प्रकार है सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर अपनाया गया आसन, और दूसरा है मित्र के अनुरोध पर। अगर मित्र कोई हमारा है और वो अगर हमारे को अनुरोध कर देता है कि इस समय आपको
कोई भी है वो क्रिया नहीं करनी है, आपको अभी शांत रहना है, तटस्थ रहना है, उदासीन रहना है। तो इस प्रकार सबके ये आसन के भी दो रूप बता रहा है। पहला है शांत रखना कि जो पड़ोसी राज्य है उसके पास शक्ति ज़्यादा है इसलिए, और सेना या कोष हमारा क्षीण या कमज़ोर हो गया तब, या मित्र ने अनुरोध कर दिया है, मित्र राष्ट्र ने, इसलिए। अगला जो है वो है द्विवेदी भाव। द्विवेदी भाव में मनु ने बता रहा है कि द्विवेदी भाव से अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है द्विवेदी भाव। अपने से अधिक, अगर शत्रु के पास अपने से अधिक क्या है, शक्ति है, तो राज्य है वो कौन सी नीति अपनाएगा, द्विवेदी भाव की दोहरी नीति अपनाएगा। द्विवेदी भाव की नीति अपनाएगा। मनु राजा को परामर्श देता है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को दो भागों में बांट ले। वो बोल रहा है मनु कि अगर शत्रु की सेना अधिक मजबूत है, हमारे से शक्तिशाली है, तो अपनी सेना को कितने भागों में बांट ले, दो भागों में बांट ले। मनु बोल रहा है अपनी सेना को दो भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे। सेनापति के अधीन जो सेना है वो क्या करेगी, जो शत्रु की सेना है उसको रोकने का काम करेगी। क्या करेगी, शत्रु की सेना को रोकने का काम करेगी। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग है वो शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे तथा शेष सेना के साथ राजा या दुर्ग अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का क्या करे, संचय करे। मित्रों की सहायता से शक्तियों की क्या करे, संचय करे। काफ़ी बार ऐसा इस प्रकार से राजस्थान में हमारे को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने है, उदय सिंह ने है, वो अपने दुर्ग चित्तौड़गढ़ को छोड़कर दूसरी जगह शरण ली, तो ये इसी नीति का है, द्विवेदी भाव का। ये कुछ सैनिक है, सेनापति है, अपने सैनिकों को लेकर वहाँ रुक गया किले में, और बाकी राजा है वो कुछ समय के लिए अपनी राजधानी कहाँ कर ली, दूसरी जगह स्थानांतरित कर ली। अगला है संश्रय। संश्रय का मतलब होता है बलवान का आश्रय। संश्रय का अर्थ होता है बलवान का आश्रय लिए जाने से। यदि राजा द्विवेदी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक क्या होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। हमने जिस राजा का क्या लिया है, आश्रय लिया है, वो शत्रु से अधिक क्या होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। वो शत्रु से अधिक बलशाली होना चाहिए। शत्रु से अधिक बलशाली होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ ही क्या है, यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु का ही आश्रय लेना उचित है। अगर बलशाली नहीं मिले तो हम क्या कर सकते हैं, सबल जो शत्रु होता है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। सबल जो शत्रु है उस शत्रु का आश्रय लेना ही क्या है, उचित है। तो मनु की ये 60 गुणे नीति है यथार्थ तथा वास्तविक है, न कि कल्पना लोकी या स्वप्न लोकी। मनु की जो नीति है वो क्या है, यथार्थ या वास्तविक नीति है। यथार्थ या वास्तविक नीति है, न कि कल्पनात्मक या स्वप्न लोकी नीति है। मनु की ये 60 गुणे नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम अधिक रूप में, सभी राज्य, कोई राज्य कम कोई अधिक रूप में इस नीति का क्या करते हैं, आचरण करते हैं। तो आज की क्लास में हमने मनु की 60 गुणे नीति या विदेश नीति की जो 60 गुणे नीति है, जिसके जो 6 लक्षण है, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय, इसका अध्ययन किया। संधि 2 प्रकार की, समान कर्मा संधि, समान व्यक्तियों या शक्तियों के बीच, असमान कर्मा संधि, असमान व्यक्तियों या शक्तियों के बीच। दूसरा विग्रह या युद्ध, इसमें अनुकूल है, 2 भेद है इसके, शत्रु की कमजोरियों का पता लगाना और मित्र पर अगर आक्रमण करता है तब। तीसरा है व्यान। यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण, और शत्रु अगर कमजोर या निर्बल है, शत्रु अगर आपत्ति में है तब करना, और अगर वो असमर्थ है तो करना। आसन तटस्थ या उदासीन रहना अल्पकाल के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और इसके भी 2 भेद है, सेना या अगर हमारी सेना कमजोर है या हमारे पास खजाना नहीं है तो, और मित्र के अनुरोध पर। अगला द्विवेदी भाव, शत्रु की शक्ति है अगर हमारे से ज़्यादा है तो सेना को 2 भागों में बांटकर एक में सेनापति है, सैनिकों के साथ में शत्रु को रोके रखेंगे, और दूसरी है वो मित्रों की सहायता। अगला है संश्रय, बलवान का आश्रय। अगर हम जो बलवान है उसका क्या ले सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। अगर कोई बलवान हमारा मित्र नहीं है तो फिर हम क्या शत्रु का भी क्या ले सकते हैं, सारा ले सकते हैं। ये क्लास थी। आगे की क्लास में हम आगे के बारे में है वो अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।